आज के क्लास में हम लोग SN2 अभिक्रिया के बारे में देखने वाले हैं कि SN2 अभिक्रिया में क्या होता है। इसके पहले हम लोग SN1 अभिक्रिया देखे थे, जिसमें हम लोग ये देख रहे थे SN1 या SN2 का बात करते थे। इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। इसमें कौन सा अभिक्रिया होता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलता है। तो SN1 अभिक्रिया में पहले देख रहे थे जो हेलो एल्केन का पार्ट था, जो हेलो एल्केन था वो पहले टूट रहा था। ठीक, टूटने के बाद जो नाभिक स्नेही था वो आकर जुड़ रहा था एल्किल समूह के साथ। वो आकर जुड़ रहा था किसके साथ? एल्किल समूह के साथ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, वो दो पदों में हो रहा था और ये सिंगल पद में होता है। ये क्या होता है? एक ही पद में देखने को मिलता है। जो SN2 अभिक्रिया होता है वो एक ही पद में देखने को मिलता है, इस बात को समझने। लेकिन इसमें भी दो पदों में, मतलब ये एक ही पद में होता है, लेकिन इसमें एक मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती का कोई पद नहीं होता है, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। एक मध्यवर्ती इसमें बनता है तो वो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं बनता है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं डिटेल में। अगर हम लोग सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेना SN2 क्रिया विधि। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं SN2 की क्रिया विधि SN2 की क्रिया विधि। SN2 की क्रिया विधि के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखो, इसमें अगर हम हेलो एल्केन का बात करेंगे तो हेलो एल्केन के रूप में क्या होता है, तो हम लोग सब चीज़ लिखते हुए समझेंगे। तो इसमें 2-3 लाइन पहले लिख लेते हैं हेडिंग डाल के। सबसे पहले आप लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। इसमें सेम चीज़ वही चीज़ लिखा हुआ है जो यहाँ पर हम समझाने जा रहे थे। यहाँ से लिख लेना है सबसे पहले। अब आज ये इसको समझते हैं। तो असल में यहाँ पे अभिक्रिया कैसे हो रहा है, तो हमको पता है हेलो एल्केन रहेगा, जिसमें ये R जो है एल्किल समूह है, L जो है हैलोजन समूह है। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये पहले टूटता नहीं है, डायरेक्ट इसमें कौन आता है? तो नाभिक स्नेही आता है। और नाभिक स्नेही क्या करता है? इसके ऊपर जाकर अटैक करता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ये एक ही स्टेप में हो जाता है, लेकिन इसमें एक मध्यवर्ती को दिखाया जाता है। मध्यवर्ती में ये दिखाया जाता है कि ये धीरे धीरे R के साथ टूट रहा है और ये धीरे धीरे R L को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। इस प्रकार से मध्यवर्ती इसमें दिखाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती या संक्रमण अवस्था भी। इसको हम लोग संक्रमण अवस्था के नाम से भी जानते हैं, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था कहते हैं। तो इस वाले अवस्था को हम लोग कहते हैं। और ये पद, ये ऐसा नहीं कहलाएगा कि एक पद हुआ फिर दूसरा पद में ये अभिक्रिया हो रही है। ये एक ही पद में होता है। मध्यवर्ती ये ज़्यादा देर के लिए नहीं बनता है, बहुत कम समय के लिए बनता है, इसलिए ये पदों में नहीं गिना जाता है। ये हो गया हम लोग का मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था। मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था। मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था इसको कहते हैं। ये क्या हो जाता है? ये L इससे टूट जाएगा और N जो नाभिक स्नेही है उसके साथ R जुड़ जाएगा, प्लस में L माइनस अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया देखने को मिलता है। तो ये उत्पाद हम लोग को बनते हुए नजर आ रहा है, ये अभिकार। अब इसमें देख सकते हैं अभिकारक के रूप में दो चीजें भाग ले रहा है। एक तो यहाँ पर जो नाभिक स्नेही है वो भी भाग ले रहा है और ये आर वाला भी। तो ये दो अभिकारक इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी चीज़ ध्यान में रखना है, ये बहुत मंद गति से होता है और ये वाला जो यहाँ पर देखने को मिलता है ये बहुत तेज गति से होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये तीव्र गति से होता है, तीव्र गति। ये बहुत तीव्र गति से देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो हम लोग सबको पहले पता होना चाहिए अभिक्रिया का वेग का फार्मूला क्या होता है। वेग बराबर के एक गुणांक आता है, वेग स्थिरांक जिसको बोलते हैं। जो अभिकारक में है, तो अभिकारक में क्या क्या है? नाभिक स्नेही है। अभिकारक में क्या क्या है? नाभिक स्नेही के संरचना, नाभिक स्नेही के संरचना। और इसमें क्या आ जाएगा?
RLA यौगिक आएगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार के आ रहा है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है ये 2 पदों पर डिपेंड कर रहा है। अभिक्रिया का जो वेग है कितने 2 पदों पर डिपेंड कर रहा है, 2 अभिकारक पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है 2। और उसमें कितना पर डिपेंड कर रहा था अभिक्रिया का वेग 1 पर डिपेंड कर रहा था, इसीलिए उसको हम लोग 1 कह रहे थे, इसीलिए इसका नाम SN2 अभिक्रिया बोला जाता है। तो उसके बाद यही प्रोसेस यहाँ पे दिखा देना है। इसका एग्जाम्पल से अगर दिखाना चाहेंगे तो एग्जाम्पल भी हम लोग दिखा सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से वर्क करता है। मान लो कि हम नाभिक स्नेही ले लिए OH माइनस, नाभिक स्नेही क्या लिए OH माइनस, और हम लोग के पास एक हेलो एल्केन है CH3CH2Br है। तो ये क्या होगा Br के बगल वाले कार्बन पे क्या होगा, जाके ये अटैक करता है, यहाँ पे ये जाके अटैक करेगा। तो इसका एक मध्यवर्ती बनेगा, ये जो होगा मंद गति से बनेगा, ये क्या होगा मंद गति से बनेगा। तो इसका मध्यवर्ती देखने को मिलेगा O, और ये पूरा कंप्लीट नहीं जुड़ा हुआ है, डॉट से दिखाएंगे ये कौन सा कार्बन से जुड़ रहा है, ये CH2 से जुड़ रहा है। अब दिखा देते हैं नीचे में CH3 और यहाँ से Br बाहर की ओर निकलते हुए नजर आएगा। तो अगला स्टेप जो होगा इसका बहुत तीव्र गति से देखने को मिलता है और Br इससे क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर तीव्र गति से देखने को मिलेगा और पूरी तरह से OH इसमें क्या हो जाएगा जोड़ जाएगा, तो OCH2CH हो जाएगा, और प्लस में Br माइनस इससे क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से SN2 अभिक्रिया में देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, इसको भी लिख लेना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें अगर अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता देखते हैं, उसमें भी हम लोग देखे थे, इसमें भी एल्किल हैलाइड का अगर क्रियाशीलता का बात करेंगे, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता तो अगर एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है प्राथमिक होता है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है प्राइमरी होता है या प्राथमिक बोले, उसके बाद सेकेंडरी होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है, उसके बाद टर्शियरी होता है, उसके बाद टर्शियरी होता है। लेकिन हम लोग अगर SN1 अभिक्रिया का बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता था टर्शियरी होता था, तब सेकेंडरी तब प्राइमरी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है। अगर यही एग्जाम्पल से समझेंगे तो प्राइमरी का मतलब होता है एक कार्बन से जब कोई एल्किल समूह जो आता है उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। इसका क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होता है जिस कार्बन से एल्किल समूह जुड़ा रहेगा वो किसी एक कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। अब अगर बात करते हैं 2 कार्बन लाते हैं तो ये जब 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सेकेंडरी कहेंगे, और जब 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग टर्शियरी कहेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा तेज अभिक्रिया किसके साथ होता है प्राइमरी के साथ होता है। रीजन समझ सकते हैं क्यों ऐसा। उसमें क्या होता था अगर हम लोग SN1 अभिक्रिया का बात करेंगे तो पहले ये बॉन्ड टूट जाता था, पहले ये बॉन्ड टूटता था उसके बाद जुड़ता था, पहले ये बॉन्ड टूटता था तब जाके हम लोग को नाभिक स्नेही आके जुड़ता था। लेकिन नाभिक स्नेही इसमें क्या होता है डायरेक्ट आता है। मान लो कोई नाभिक स्नेही है इसको क्या दिक्कतें आता है, तो देखो अगर इसमें पहले इसमें फास्ट इसलिए नहीं जुड़ता है जब इसको ये पीछे साइड से अटैक करता है, इसमें क्या करता है तभी जाके यहाँ से Cl का तो आगे साइड से अटैक नहीं कर सकता, इसलिए पास खुद इसके पास ऋणात्मक है और Cl पहले से ही क्या होता है ऋणायन होता है, तो ये आगे से अटैक कर नहीं सकता है, तो ये क्या करता है पीछे से अटैक करता है। और पीछे से जब अटैक करने जाता है तो इसको ये सब बहुत सारे यहाँ पे क्या है ये जुड़ा हुआ है जिसके कारण इसमें रुकावट उत्पन्न होता है। ये बहुत सारे इसमें तत्व क्या होता है जुड़ा हुआ रहता है जो इसको रोकने का काम करता है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ने में, और इसमें रुकावट कम उत्पन्न होता है तो इसमें कम मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए प्राइमरी का क्रियाशीलता इसमें क्या होता है ज़्यादा होता है। इसीलिए प्राइमरी का जो क्रियाशीलता होता है इसमें क्या होता है ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये था हम लोग को
क्या SN2 अभिक्रिया। तो ये दोनों में कभी कभी अंतर भी पूछ देता है। तो अंतर में तो पहले एल्किल वाला दिखा सकते हैं कि जो एल्किल यहाँ पे हाईलाइट का है, एल्किल हाईलाइट का क्रियाशीलता का बात करते हैं। तो क्रियाशीलता एल्किल हाईलाइट यहाँ छोड़ देना, एल्किल हाईलाइट लिखे, ठीक। एल्किल हाईलाइट का क्रियाशीलता इसमें यह दिखा देना कि प्राइमरी का ज़्यादा होता है, सेकेंडरी का, उसके बाद टर्शियरी का। SN1 अभिक्रिया में क्या दिखा देंगे कि टर्शियरी का ज़्यादा होता है, तब सेकेंडरी तब प्राइमरी। अगर हम लोग बात करेंगे कि SN1 अभिक्रिया में, तो उसमें जो अभिकारक होता है एक ही होता है। अभिकारक कितना होता है? एक ही होता है। लेकिन SN2 अभिक्रिया का बात करेंगे तो इसमें अभिकारक कितना होता है? 2 होता है। इसमें अभिकारक 2 होता है, ये हम लोग वेग समीकरण से पता चलता है। और अगर बात करेंगे एक और, तो वो 2 पदों में होता है और ये एक ही पद में होता है। वो 2 पदों में होता है। SN1 अभिक्रिया कितना पद में होता है? 2 पदों में होता है। SN2 अभिक्रिया एक ही पदों में होता है। तो यही 3 अंतर को आसानी से बता सकते हैं, ठीक। आगे जो हम लोग को इसमें मेन जो टॉपिक पढ़ना है, इसमें और चीज़ें दिया हुआ है लेकिन उसको यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे का और हम लोग चलते हैं, उसका कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। अगर कहीं पर काम पड़ेगा तो बाद में हम इसको बता देंगे। हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विलोपन अभिक्रिया। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? विलोपन अभिक्रिया। ये SN1 या SN2 पर ही वैलिड होगा कि विलोपन अभिक्रिया किस प्रकार से होता है। और ये इम्पोर्टेंट भी है। आई थिंक A नंबर दे के हम लोग लिखे थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, B नंबर दे के लिखना है अब विलोपन अभिक्रिया। तब जाकर हम लोग C का भी कुछ आएगा, लेकिन अभी हम लोग को विलोपन अभिक्रिया पढ़ना है B में। A में प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे, तो B नंबर दे के लिखना है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को ध्यान में होना चाहिए। ये आएगा अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनना है। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, या अल्फा हाइड्रोजन का बात करेंगे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, या अल्फा हाइड्रोजन का बात करेंगे या बीटा, अब वो जिस भी जुड़ा रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं कि अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन क्या है। बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम। एक यौगिक को दिखाते हैं। में यहाँ पे कितना हाइड्रोजन की जरूरत है? 1, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 भी नहीं, यहाँ पे 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। ये जो एल्किल यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप दिख रहा है Cl, जो Cl से जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, Cl जो क्रियात्मक समूह Cl या प्रतिस्थापन समूह बोल सकते हैं, Cl जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको हम लोग अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहेगा, अल्फा कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है, बीटा कार्बन कहलाता है। वैसे ही ये भी किससे जुड़ा हुआ है? अल्फा वाला कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? बीटा कार्बन के नाम से जानेंगे। इसको भी हम लोग बीटा कार्बन से। जो कार्बन बीटा कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो ये वाला कार्बन बीटा से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग गामा कार्बन कहते हैं। इसको हम लोग गामा कार्बन के नाम से जानते हैं। और इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? तो ये भी बीटा से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम लोग गामा कार्बन के नाम से जानेंगे। ये गामा का साइन है, ठीक। और ये भी बीटा वाला कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो ये भी कौन सा कार्बन कहलाएगा? गामा कार्बन कहलाएगा। अब बात समझ में आ गया होगा। जो कार्बन जो हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ा रहेगा, उस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? तो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहेगा उसको हम लोग बीटा कार्बन कहेंगे, और जो बीटा से जुड़ा रहेगा उसको हम लोग गामा कार्बन के नाम से जानेंगे। उसको हम लोग गामा कार्बन के नाम से जानेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है।
अब आगे का जो अभिक्रिया है इससे रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे समझना जरूरी हो जाता है। ये हेडिंग डाल लिया है आप लोग। हेडिंग डालने के बाद इसमें कुछ टर्म्स पहले लिख लेना है जो यहाँ पर बताने जा रहे हैं। यहाँ से लिखना है इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर अगला इसमें डॉट करके लिखना है यहाँ से। इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है। बात समझ में आया? और इस अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु विलोपन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब यहाँ पर बस इतना ही लिख लेना है, बस उससे आगे नहीं लिखना है, यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक लिख लेना है। अब इस अभिक्रिया का एक नाम भी देते हैं, बस पहले यहाँ पर आप समझ लेते हैं। जो चीज़ लिखा हुआ उसको समझते हैं। इसमें लिखा क्या है कि अभिक्रिया पहले कराना किससे है, तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु। बीटा हाइड्रोजन परमाणु किसको कहेंगे? जो बीटा कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको हम बीटा हाइड्रोजन भी कहेंगे। ठीक है। परमाणु एल्किल हैलाइड के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं, उसके साथ उसको गर्म करते हैं, तो इसमें क्या होता है? मुक्त होता है दो चीज़ें। एक तो हाइड्रोजन मुक्त होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप मुक्त होगा, और उसके बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। उसके बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये किस प्रकार से होता है उसको समझना है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबका हाइड्रोजन शो कर देते हैं। इसका अभिक्रिया हम KOH के साथ करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के लिए यहाँ पे एल्कोहल उत्प्रेरक के रूप में यूज किया। एल्कोहल जो है उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो ये अभिक्रिया कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिंपल साधारण सा शब्दों में बोल सकते हैं कि एक जगह से देखो, ये जिससे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा जिस कार्बन से, इसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। और इसमें बीटा कार्बन ढूंढना है, तो जो अल्फा कार्बन होता है जिससे जुड़ा तो वो बीटा कार्बन होता है। ठीक है, ये बीटा कार्बन हो गया। तो बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन दोनों यहाँ से हटेगा, और दोनों जो बॉन्ड फ्री होगा आपस में फ्री होकर यहाँ पर डबल बॉन्ड का क्या करता है? निर्माण कर लेता है। सिंपल याद रखने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, बात को समझना है कि अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। दोनों को दोनों यहाँ से हट जाएगा। दोनों जैसे ही हटेगा, यहाँ पर दोनों का बॉन्ड फ्री हुआ, ये अपने में जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड का निर्माण करा देता है। तो अगर उत्पाद के रूप में यहाँ बात करेंगे एल्कोहल, तो अगर उत्पाद के रूप में बात करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? तो C, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो 2 हाइड्रोजन बचेगा, और यहाँ से Br निकल जाएगा तो इस पर भी 2 हाइड्रोजन बचेगा, और ये जो दोनों बॉन्ड फ्री हुआ आपस में क्या होता है? डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। अब यहाँ पर आ गया KOH। ये जो K होता है वो Br के साथ चला जाएगा। जो K होगा किसके साथ चला जाएगा? Br के साथ। और जो ये OH होगा वो H के साथ जाके जल का निर्माण कर लेगा। वो H के साथ जाके किसका निर्माण कर लेगा?
जल का निर्माण कर लेगा। तो ये बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका है, ठीक है, याद रखने का। कौन सा? तो इसी को हम बोलते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम नाम से जानते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया। बीटा विलोपन अभिक्रिया, इसलिए बीटा कार्बन का ही हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है। बीटा विलोपन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी हम लोग उसको पुकारते हैं। क्रिया विधि का भी बात करेंगे तो क्रिया विधि भी समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है। ये किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है उसको भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इस अभिक्रिया को समझना, अगर हम चाहते हैं कि इस अभिक्रिया को समझ ले, तो उसके लिए इस बात को ध्यान में रखना है ठीक है। तो अगर हम लोग इसका क्रिया विधि देखते हैं तो क्रिया विधि को भी चाहेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन क्रिया विधि को अभी स्किप करते हैं, क्रिया विधि का कोई काम नहीं है। और भी कुछ एग्जाम्पल करने की सबसे पहले कोशिश करते हैं और दिक्कतें कहाँ पे आएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं कि ये वाला कार्बन से मान लेते हैं Br ही जुड़ा हुआ है और इधर एक और कार्बन है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सब जगह क्या करें, हाइड्रोजन जोड़ दें। यहाँ पर 3 गो, यहाँ पे 2 गो आएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएगा। सबसे पहला काम, अगर इसको KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसके, एक अल्कोहल की उपस्थिति में, अल्कोहल की उपस्थिति में, तो क्या होगा। तो अगर अभिक्रिया कराते हैं अल्कोहल की उपस्थिति में तो सिंपल हम बताएं कि क्या करना है। एक तो यहाँ पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जो है उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, उसके बगल वाला को। तो यहाँ पर भी ये बीटा कार्बन है और यहाँ पर भी बीटा कार्बन है। अब यहाँ पे दिमाग इस तरह से अपनाना होगा कि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा, दोनों तो बीटा ही कार्बन है और बीटा कार्बन से ही क्या करना था, हाइड्रोजन निकालना था। तो इस प्रकार के जब अभिक्रिया कराते हैं तो इस दोनों प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है। अगर हाइड्रोजन, मान लेते हैं सबसे पहले कि अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकला हो, अगर हाइड्रोजन कहाँ से, अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तब किस प्रकार का उत्पाद बनेगा। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो इसका उत्पाद का बात करेंगे तो उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलेगा, तो CH3 C, देखो यहाँ से ये तो Br निकल जाएगा, उसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ से Br और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ का कम हो जाएगा तो CH हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो गया। अब प्लस में या तो ये भी बन सकता है कि यहाँ का हाइड्रोजन निकले और यहाँ का Br निकले, ये भी तो बीटा है तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो 3 था तो 2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, Br तो यहाँ से निकल गया तो CH बचेगा, CH2 CH3 हो जाएगा। तो ये भी उत्पाद बनता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है प्रतिशत में बात करेंगे तो इसका जो उत्पाद बनता है लगभग 80% ये बनता है और 20% ये देखने को मिलता है, 20% ये देखने को मिलेगा। मतलब मुख्य रूप से जो उत्पाद बना वो कौन बना, ये वाला। तो ये दोनों में कैसे अंतर को समझना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कैसे हम जानेंगे कि ये बनेगा कि ये बनेगा। तो इस बात को जो ज़्यादा मात्रा में बन रहा है उसी को बनाना है। तो इसके लिए एक नियम दिया गया जिसको बोला गया सेट जेफ नियम, जिसको क्या बोला गया, सेट जेफ नियम। तो यहाँ से हम नियम को लिखेंगे, अगला बार से हम एक ही उत्पाद को बनाएंगे। तो नियम है सेट जेफ नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये नियम क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। लिखना है यदि एल्किल हाइलाइड
एल्किल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन परमाणु दो कार्बन पे हो, बीटा हाइड्रोजन परमाणु दो कार्बन पे हो, तब हम उस बीटा हाइड्रोजन को विलोपित करेंगे, तब हम उस बीटा हाइड्रोजन को विलोपित करेंगे जिसके कार्बन पर एल्किल समूह अधिक हो, जिसके कार्बन पे एल्किल समूह अधिक हो, जिसके कार्बन पे एल्किल समूह अधिक हो, जिसके कार्बन पे एल्किल समूह अधिक हो। अब इस नियम को और क्लियर ढंग से समझना है। अब देखो, इस वाले कार्बन पर भी बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा, और इस वाले कार्बन पर भी बीटा हाइड्रोजन है। अब ये दोनों कार्बन को अगर तुलना करेंगे तो इस वाले कार्बन पे एक एक्स्ट्रा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और इस वाले कार्बन पे कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन हम वहां से विलोपित करेंगे जिस कार्बन पे ज़्यादा एल्किल समूह रहता है। तो इस कार्बन पे एल्किल समूह का संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का ही हाइड्रोजन विलोपित करेंगे। इसलिए मुख्य उत्पाद के रूप में कौन बन रहा है, यही जो हम लोग नीचे यहाँ पे बनाए हैं। अब इसको और नियम से हम लोग और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि अगर थोड़ा मजा आएगा, और यहाँ पर बी कर देते हैं। अब हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे 1 आएगा। अब हम लोग बीटा हाइड्रोजन का बात करना है, तो पहले बीटा कार्बन देखते थे। ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पर एक बीटा कार्बन है और यहाँ पर एक बीटा कार्बन है। अब हाइड्रोजन इससे निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, अगर हाइड्रोजन इससे निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अब रह गया कि हाइड्रोजन कहाँ से निकाले, मुख्य उत्पाद कहाँ से बनेगा। तो जिस बीटा कार्बन पे ज़्यादा एल्किल समूह रहेगा, तो यहाँ पे दो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे, लेकिन इस कार्बन पे सिर्फ एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। इसलिए हाइड्रोजन जो हटेगा, कहाँ से हटेगा, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Br निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। यह अभिक्रिया किसके साथ कराना था, तो KOH के साथ। किसके साथ कराना है, तो KOH के साथ। और उत्प्रेरक के रूप में कोई भी एल्कोहल हो सकता है। कोई भी एल्कोहल हो सकता है। तब इसका जो उत्पाद बनेगा, जो मुख्य उत्पाद है, उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से Br निकल जाएगा इस कार्बन से और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एक ही है, एक हाइड्रोजन खत्म हो गया और यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH3। तो ये उत्पाद के रूप में बनेगा। जो Br निकलता है वो किसके साथ चला जाता है, K के साथ चला जाता है, और जो हाइड्रोजन निकलता है वो OH के साथ चला जाता है, तो H2O का निर्माण हो जाता है। तो यही इसका मुख्य उत्पाद के रूप में देखने को मिलेगा। अभी तक हमको लगता है कि आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है। आज के क्लास में कोई टास्क नहीं देंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, उसको हम लोग धातु वाला पढ़ लेंगे, तब जाके हम कुछ प्रमुख टास्क देंगे बनाने के लिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में धातु के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे।